हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर आधारित किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग हो सकता है कि आपके एग्जाम में एज इट इज यही क्वेश्चन रखे हुए मिल जाएंगे, जैसे हैं वैसे के वैसे ही आपको मिल जाए। ये अक्सर रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से। आइए बात करते हैं, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विपक्षीय अवधारणा का पालन नहीं कर सकता? द्विपक्षीय अवधारणा मतलब एक ट्रांजैक्शन कम से कम दो पक्षों को प्रभावित करती है। कम से कम दो पक्षों को प्रभावित करती है, यानी कि एक ट्रांजैक्शन से आपकी या तो एसेट्स, एक तरफ एसेट्स बढ़ेगी तो दूसरी तरफ एक एसेट्स घटेगी, या ऐसा हो सकता है कि आपकी एसेट्स बढ़ेगी तो आपकी लायबिलिटीज बढ़ेगी, या ऐसा हो सकता है कि आपकी एक एसेट्स घटेगी तो दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटीज घटेगी, या ऐसा हो सकता है कि आपकी एसेट्स बढ़ेगी तो पूंजी भी बढ़ेगी, आपकी एसेट्स घटेगी तो पूंजी भी घटेगी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि संपत्ति घटे और संपत्ति ही घटे। ये कभी संभव नहीं। ये संभव है कि एक दायित्व घटे दूसरा दायित्व बढ़े, संपत्ति घटे पूंजी घटेगा दायित्व बढ़ेगा, ऐसा संभव हो सकता है। दायित्व घटेगा पूंजी बढ़ जाएगी, संभव हो सकती है। लेकिन पूंजी घटे और पूंजी घटे ये संभव नहीं। तो देखिएगा, एक संपत्ति में वृद्धि दूसरी में कमी, बिल्कुल ठीक है। एक दायित्व एवं एक संपत्ति एवं दायित्व दोनों में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। एक संपत्ति में कमी दूसरी में भी कमी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक, संपत्ति और पूंजी में वृद्धि, संपत्ति बढ़ेगी पूंजी बढ़ जाएगी, हो सकता है। लेकिन संपत्ति घटे संपत्ति दूसरी संपत्ति घटे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आंसर आपका सी सही है। ठीक, अब बात आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, रहतिये का मूल्यांकन। रहतिये का मूल्यांकन लागत मूल्य व बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर करना चाहिए, किस अवधारणा का उल्लंघन है? तो भैया, भविष्य में होने वाली हानियों की, भविष्य में होने वाली हानियों की कल्पना करो, लाभ की कल्पना मत करो। भविष्य में होने वाले लाभ हैं उनको रिकॉर्ड मत करो, भविष्य में होने वाली हानियां हैं उनको रिकॉर्ड करके चलो। ये किसकी है भैया, किसका मानना है? रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता जिसे हम प्रूडेंस भी कहते हैं। ठीक, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म, इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। अब हिंदी में रूढ़िवादिता न लिख करके परंपरागत भी लिखा हो सकता है, परंपरागत भी लिखा हो सकता है। ठीक, तो परंपरागत का मतलब भी रूल्स ऑफ थंब रूल्स। ठीक, तो यहां पर क्या है, किस अवधारणा का उल्लंघन है? चालू व्यवसाय की उल्लंघन नहीं, मिलान की नहीं, उपार्जन की नहीं, बल्कि क्या की है? परंपरागत
यानी कि रूढ़िवादिता। क्या बोलेंगे इसको? रूढ़िवादिता। इसका एक अन्य नाम और देते हैं हम, रूढ़िवादिता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अवधारणा के आधार पर आधुनिक प्रकाशित वित्तीय विवरणों में रुपए के सन्निकट परिणामों को लिखा जाता है? यानी कि राउंड ऑफ करके लिखा जाता है, यानी कि 10 के गुणांक में आ जाए ऐसा करके लिखा जाता है। ठीक, तो ये किस चीज का मानना है, कौन सी अवधारणा इस पर डिपेंड करती है? तो देखिएगा, लागत अवधारणा का इससे कोई संबंध नहीं, प्रकटीकरण का इससे कोई संबंध नहीं, मिलान की अवधारणा का इससे कोई संबंध नहीं। इसका संबंध है सारता से। इसको हम यथार्थ भी कहते हैं, यथार्थ या मेटेरियलिटी भी कहते हैं, मेटेरियलिटी भी कहते हैं। मटेरियलिटी भी कहते हैं। तो इसका संबंध सारता से, यथार्थ से है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत का प्रयोग लेखापाल अपनी किसी मद को महत्वहीन तथा महत्वपूर्ण मानने के लिए अपने विवेक पर निर्भर है? यानी कि ये लेखपाल पर, अकाउंटेंट पर निर्भर करता है कि वो किस बात को महत्वपूर्ण माने और किस बात को महत्वपूर्ण ना माने। एक चीज मेरे लिए महत्वपूर्ण होती है, मेरे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, हो सकता है आपके लिए महत्वपूर्ण ना। ठीक, तो ये लेखपाल का अपना विवेक है कि किसे वो महत्वपूर्ण माने और किसे वो महत्वहीन माने। ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है भैया? ये कौन सा सिद्धांत है? लागत का नहीं है, प्रकटीकरण का नहीं है, मिलान का नहीं है, तो काय का है? सारता का। सारता का सिद्धांत, यथार्थ का सिद्धांत, मिलान का, सॉरी, मटेरियलिटी का सिद्धांत, इस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट स्क्रीनशॉट लेते रहना बीच बीच में, जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि रफ करना पड़ जाए तो बाद में रह जाता है, इसलिए नोट करते रहना। देखिए अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पूर्ण प्रकटीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है? पूर्ण प्रकटीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो कौन सा सिद्धांत पूर्ण प्रकटीकरण का उल्लंघन करता है? पूर्ण प्रकटीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन। पूर्ण प्रकटीकरण का मतलब है कि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छुपानी नहीं चाहिए, उसको चाहे फुटनोट के रूप में बनाओ करके दिखानी चाहिए। तो यहां पर बात आती है, कौन सी अवधारणा है कि जो इस चीज का उल्लंघन करती है? तो भैया लागत नहीं करती, मिलान नहीं करती, सारता नहीं करती, कौन सी करती है? परंपरागत। क्यों करती है? क्योंकि परंपरागत रूढ़िवादिता के अनुसार हम भविष्य में होने वाली हानियों को रिकॉर्ड करके चलते हैं, प्रॉफिट को रिकॉर्ड करके नहीं चलते हैं, प्रॉफिट को इग्नोर कर देते हैं, प्रॉफिट को नहीं मानते, हानि होगी या मान करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। जबकि अगर आपने कोई संपत्ति खरीदी, उस संपत्ति का आज की डेट में अगर बाजार मूल्य
10,000 रुपये खरीदी बाजार में, लेकिन वो आज के रेट में 1 लाख रुपए, तो आप 10,000 दिखाओगे, 1 लाख रुपए नहीं दिखाओगे। माल की कीमत आप बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में जो कम उस पर दिखाते हो। दुबत ऋण के लिए प्रावधान करके दिखाते हो, ठीक। ये सब पूर्ण प्रकटीकरण। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कौन सा सिद्धांत चालू व्यवसाय की संकल्पना पर आधारित है? चालू व्यवसाय की संकल्पना पर आधारित है। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत चालू व्यवसाय की संकल्पना पर आधारित है भैया? तो देखिए, सारता बिल्कुल नहीं, उपार्जन बिल्कुल नहीं, मिलान बिल्कुल नहीं, ऐतिहासिक लागत। ऐतिहासिक लागत यानी कि ऐतिहासिक लागत, जब हम किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो उसको लेखा पुस्तकों में उसकी लागत मूल्य पर दिखाया जाता है, ना कि बाजार मूल्य पर दिखाया जाता है। लागत में से हराज घटा करके दिखाया जाता है। तो चालू व्यवसाय की संकल्पना क्या है? ऐतिहासिक, ठीक, क्लियर है। किस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न व्यापारिक वर्षों में लेखांकन की रीतियां एक समान रहनी चाहिए और इन्हीं के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार होने चाहिए? ये कौन सा सिद्धांत है भाई? ये किस संकल्पना के अनुसार है? किस विचारधारा के अनुसार है? कौन सा लेखांकन सिद्धांत इस बात को कहता है कि इन फ्यूचर हमें एक मेथड अगर हमने अप्लाई कर दिया तो इन फ्यूचर उसी मेथड को अप्लाई करते रहना चाहिए, बार बार उसको अप्लाई करना चाहिए, बार बार उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो ये कौन सी चीज कहती है? कंसिस्टेंसी, एक रूपता के आधार पर ही हम लेखे तैयार करते हैं, इन्हीं के आधार पर हमारे लेखे तैयार होने चाहिए। अब बात आती, मैंने बताया आपको एक रूपता, स्थिरता, लेकिन यह ऑप्शन ही नहीं स्थिरता। तो मेरे भाई, नियमितता भी तो स्थिरता ही होती है, रेगुलरिटी, बार बार उसी को हमें यूज करना चाहिए। शब्दों का खेल होता है, कभी कभी शब्दों से खेला जाता है, शब्दों का मेल बनाया जाता है, शब्दों के जाल में फंसाया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, चालू व्यवसाय की संकल्पना का लेखा बहियों पर निम्नलिखित प्रभाव नहीं पड़ता। कौन सी बात का चालू व्यवसाय की संकल्पना का लेखा बहियों पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता भाई? अदत्तवीय दायित्व मान करके रिकॉर्ड किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अदत्तवीय दायित्व होते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सही बात है। चालू व्यवसाय के अनुसार मान करके रिकॉर्ड करते हैं। स्थायी संपत्तियों में से हराज घटाकर दिखाते हैं, बिल्कुल सही बात है। पूर्वदत्त व्यय दायित्व मानकर लिखे जाते हैं, ये बात गलत है। पूर्वदत्त व्यय दायित्व मानकर नहीं, बल्कि संपत्ति मानकर दिखाए जाते हैं। पूर्वदत्त व्यय संपत्ति होते हैं, दायित्व नहीं होते। समझ में आ गई बात? यही फर्क है। पूर्वदत्त होते हैं लेकिन संपत्ति होते हैं, दायित्व नहीं होते हैं। शुद्ध हानि को व्यापार में से घटा दिया जाता है, ठीक है बात। अब देखो, यहां पर ये शब्द वैसे थोड़ा गलत है। शुद्ध हानि को व्यापार की पूंजी में से, व्यापार की पूंजी में से या पूंजी में से घटा दिया जाता है। आगे देखो, बहुमूल्य वस्तुओं के उत्पादन की दशा में जिनका तैयार बाजार होता है, जैसे सोना, आगम का उपार्जन माना जाता है। यानी जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, बहुमूल्य
वस्तुएं होती हैं उनको कब विक्रय माना जाए, उनको कब आय माना जाएगा, किस कंडीशन में उनको आय माना जाएगा? उसके विक्रय अनुबंध पर, उसके माल की सुपुर्दगी पर, उसके उत्पादन के तुरंत बाद रोकड़ प्राप्त होने पर। तो जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, जो प्रीसियस आइटम होते हैं, जैसे सोना है, हीरा है, वो चीज, तो उनका जैसे ही उत्पादन होता है, जैसे ही उनका उत्पादन होता है, तुरंत ही उसके तुरंत बाद ही उनको इनकम मान करके रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जैसे इनकम हुई तुरंत उनको इनकम मान करके रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, अगला देखें, लेखांकन प्रमापों की प्रकृति होती है। लेखांकन प्रमापों की प्रकृति, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेखांकन प्रमाप होते क्या है, पहले ये समझ। हमारी जो मैंने आपको पहले बताया था कि लेखांकन सिद्धांत परंपराओं, मान्यताओं और अवधारणाओं पर आधारित है, और हर देश की, हर जगह की परंपराएं अलग अलग, उनमें वेरिएशन आने के कारण उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए समय समय पर लेखा मानक बोर्ड द्वारा लेखांकन प्रमाप जारी किए गए। ठीक, तो लेखांकन प्रमाप ऐच्छिक है? नहीं। लेखांकन प्रमाप वैकल्पिक है? नहीं। ऐसा नहीं है कि दिल करे तो मानो, दिल ना करे तो मत मानो, ऐसा भी नहीं। बल्कि लेखांकन प्रमाप को ही वेरीफाई करना अनिवार्य। क्या है? अनिवार्य है। ठीक, क्या गया? अनिवार्य है। अगली क्वेश्चन है, लेखांकन प्रमाप की विशेषता नहीं है। लेखांकन प्रमाप की क्या विशेषता नहीं है? लेखांकन प्रमाप मूलभूत लेखांकन के सिद्धांतों के प्रयोग की व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है। लेखांकन में प्रयुक्त शब्दावली का अर्थपूर्ण प्रयोग बताता, बिल्कुल सही बात है। लेखांकन प्रमाप है ये चीज, शब्दावली को ही बताता है। अगला पॉइंट है, लेखांकन नियमों, नीतियों और व्यवहारों में एक रूपता लाने के गुण का अभाव रहता है। तो भैया अभाव नहीं रहता, बल्कि गुण लाने के गुण रहते हैं। अभाव शब्द अगर नहीं होता तो ये ठीक हो जाता, अभाव शब्द आ गया इसलिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अभाव रहता जबकि वो गुणवत्ता लाता। लेखांकन प्रमाप से लेखों में गुणवत्ता आती है। लेखांकन प्रमाप तो हम एडॉप्टिव लेखांकन में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से करते हैं। क्लियर होगा? सिर्फ एक शब्द अभाव, अभाव शब्द नहीं होता तो ये सही हो जाता। क्लियर है? इसलिए यही चीज गलत होती है। लेखांकन प्रमाप रीति रिवाजों, कानून एवं पेशेवर संस्थाओं द्वारा लेखाकारों पर लागू आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है। यह कथन किसका है? टीपी घोष का है, कोहलर का है, मार्शल का है, किम्बल एंड किम्बल का है। ये किसने कहा था? क्या लेखांकन प्रमाप रीति रिवाजों, कानून एवं पेशेवर संस्थाओं द्वारा लेखाकारों पर लागू एक आचार संहिता किसने कहा? तो ये कथन किसका भैया? कोहलर का है। ठीक है, पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके लिए फिर ऐसा ही कोई नया कंटेंट लेकर आऊं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गुड बाय, थैंक यू, प्लीज
subscribe and like my channel. Thank you very much.